हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी एस्कॉर्ट्स के बारे में। एस्कॉर्ट्स का जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक हाई से अराउंड 27% से डाउन जाता हुआ दिखा है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है एंड यहाँ पे एज इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक जरूर बने बने रहिएगा एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोज लाने को। तो पहले देखते हैं कि एस्कॉर्ट्स का जो रिटर्न प्रोफाइल है वो किस प्रकार का दिख रहा है अभी। अगर मैं लास्ट 1 मंथ के रिटर्न का बात करूं तो अराउंड -7% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। 3 मंथ्स में -19% का रिटर्न है आसपास, 6 मंथ्स में -17% का रिटर्न है। एंड अगर मैं 52 वीक हाई के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिटर्न आ रहा है वो अराउंड -27% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। एंड अगर मैं ओवरऑल 1 ईयर में भी देखूं तो 1 ईयर में अराउंड 46% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे शॉर्टर टर्म में यहाँ पे हमने देखा है कि एस्कॉर्ट्स का जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि एस्कॉर्ट का जो Q4 रिजल्ट आया वो किस प्रकार का आया। अगर मैं Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 2229 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 61% से बढ़ता हुआ दिखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% से बढ़ता हुआ दिखा। तो रेवेन्यू में हमने एक अच्छा इंक्रीज देखा है जो कि बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट ईयर यही क्वार्टर में यहाँ पे बिजनेस अफेक्टेड थे बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। पैट रहा 265 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 107% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी डबल से भी ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 7% से डाउन जाता हुआ दिखा है। डिस्पाइट हम यहाँ पे रेवेन्यू में 9% का इंक्रीज देख रहे हैं लेकिन प्रॉफिट यहाँ 7% से डाउन जा रहा है। बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज जो मटेरियल कंज्यूम करता है कंपनी, वहां पे इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड इसके कारण हमने मार्जिन में एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखा है। तो मार्जिन रहा 15.6% का, ईयर ऑन ईयर देखे तो ये 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 210 बेसिस पॉइंट से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। एंड ये हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देखे तो यहाँ पे रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिखा लेकिन हमें इनपुट कॉस्ट के कारण हमने यहाँ पे जो मार्जिन है मार्जिन को रिड्यूस होते हुए देखा। लेकिन यहाँ पे हमने फिर भी जो स्टॉक प्राइस है वो 27% से क्यों डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी निकाल के देख लीजिए, मोस्टली ऑटो सेक्टर या फिर टायर सेक्टर, आप कहीं कोई भी कंपनी निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे जो मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट है यानी इनपुट कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड मार्जिन हर कंपनी के यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पे सिर्फ एस्कॉर्ट्स में इतना बड़ा हम रिडक्शन देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको आगे के स्लाइड्स में। लेकिन पहले हम समझते हैं कि एस्कॉर्ट्स कौन से बिजनेस सेगमेंट्स में काम करता है, उनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा से कुछ और डिटेल्स। अगर मैं बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करूं एस्कॉर्ट्स के, तो अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो 79% ऑफ द रेवेन्यू आता है इनके ईएएम बिजनेस। ईएएम यानी एस्कॉर्ट्स एग्रीकल्चर मशीनरी, जो कि इनका ट्रैक्टर बिजनेस है। ईसी यानी एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से आता है अराउंड 14% का रेवेन्यू एंड आरईडी यानी रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन से आता है अराउंड 7% का रेवेन्यू। एंड अगर मैं प्रॉफिट मिक्स के बारे में बात करूं तो 85% यानी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो आता है उनके एग्री मशीनरी यानी उनके ट्रैक्टर बिजनेस से एंड 7% आता है एस्कॉर्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से एंड 8% आता है रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन से। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूं तो तीनों सेगमेंट्स में हमने यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखा है। ईएम देखूं तो अराउंड ईयर ऑन ईयर 64% से ग्रो कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 5% से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ईसी एंड आरईडी दोनों में यहाँ पे हमने बहुत अच्छा इंक्रीज देखा है, 53% इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 32% से बढ़ रहा है। एंड रेलवे वाला जो इनका बिजनेस है, डिस्पाइट लॉकडाउन, डिस्पाइट की रेलवेज यहाँ पे अफेक्टेड है, यहाँ पे हमने ईयर ऑन ईयर इसको 36% से बढ़ता हुआ दिखा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 25% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मार्जिन का बात करूं तो ईएम बिजनेस का मार्जिन अराउंड 17% का है, जो कि इनका मेजर कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है। इसी बिजनेस का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, अराउंड 7.3% का है एंड आरईडी बिजनेस का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, अराउंड 19.1% का ओवरऑल मार्जिन ये सेगमेंट से आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो यहाँ पे है ईएम बिजनेस, जो कि एग्री बिजनेस है। एंड अगर मैं बाकी दो बिजनेस देखूं तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो आरईडी बिजनेस, जिसका यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो आरईडी बिजनेस को भी यहाँ पे हमें नजर में रखना पड़ेगा फॉर द ईयर्स टू कम। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ईएम बिजनेस इनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, ट्रैक्टर बिजनेस है और ये इनके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है। तो आइए देखते हैं इस बिजनेस में अभी क्या चल रहा है। तो इनके अगर मैं ईएम बिजनेस के मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जिनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन जाता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं 130 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखूं तो ये 20 बेसिस पॉइंट से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ देखूं, यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट का इंडस्ट्री ग्रोथ देखूं एस्कॉर्ट्स का, तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री ग्रोथ है 63.4% का, एंड अगर मैं एस्कॉर्ट्स का ग्रोथ देखूं तो वो है 61.8% का। यानी यहाँ पे एक ग्रोइंग कंपनी, एस्कॉर्ट जैसे एक ग्रोइंग कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ को यहाँ पे बीट नहीं कर सकती, जो कि एक्सपेक्टेड होता है फॉर अ ग्रोइंग कंपनी लाइक एस्कॉर्ट्स टू एक्चुअली बीट द इंडस्ट्री ग्रोथ नंबर्स। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इनका जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे कंप्लीटली यूटिलाइज्ड है। यानी जो कंपनी का जितना डिमांड आ रहा है, कंपनी उसको कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ये यहाँ पे बिजनेस टर्म्स में बताया था, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। यानी यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट में एक अच्छा डिमांड देखा है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस आता है इसके कारण, जिसके कारण आप अपना जो मार्केट शेयर है आप किसी और प्लेयर को दे रहे हो, वो एक बहुत बड़ा चिंताजनक बात होता है। बिकॉज आप यहाँ पे अपना जो डिमांड है आप एक कॉम्पिटिटर को दे रहे हो, आप उसको अलाउ कर रहे हो ग्रो करने के लिए, उसको मार्केट शेयर गेन करने के लिए, एंड उसको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लाने के लिए, उसका अपना एक कंज्यूमर बेस, एक कस्टमर बेस बनाने के लिए जो उसको वो आप वहां पे हेल्प कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। नाउ क्या कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रही है? ऑब्वियसली यस, यहाँ पे कंपनी ने जो डिमांड देखा है लास्ट 1 ईयर में, वो अपना कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाने का प्लान कर रही है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्लान है वो बाय Q3 एंड, यहाँ पे ये 2022 FY 2020 के Q3 एंड तक यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 50% से बढ़ाने वाली है। यानी जो 10,000 ट्रैक्टर्स पर मंथ वो बनाते थे उसको वो बढ़ा के 15,000 ट्रैक्टर्स पर मंथ हो जाएगा। तो कैपेसिटी टू इंक्रीज बाय 50% बाय Q3 दिस ईयर। एंड यहाँ पे कंपनी ने एक जेवी भी किया है काबूतो, जापान के काबूतो कंपनी के साथ। एंड यहाँ पे वहां पे भी हम उनका जो कैपेसिटी है वो बढ़ता हुआ देखेंगे 30,000 पर ईयर का। तो आप अभी मुझे पूछेंगे कि अगर यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान कर रही है एंड मार्केट जैसे हमें पता है कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो आगे चल के यहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे, तो फिर यहाँ पे स्टॉक प्राइस में क्यों इतना रिडक्शन दिख रहे हैं, क्यों 27% से डाउन है? ऐसे क्या रीजंस हैं जो मार्केट को यहाँ पे नर्वस कर रहा है, मार्केट को यहाँ अनसर्टन लग रहा है? तो उसको यहाँ पे जानते हैं आगे के स्लाइड्स में। तो पहला जो रीजन हम देखेंगे वो है फियर ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट था इन Q4 FY20, यहाँ पे वो था 62.1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 68.5% को जा चुका है। यानी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का फियर है वो यहाँ पे कंपनी को ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अगर कल को यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पे क्या मार्जिन हिट लेगी कंपनी, या फिर यहाँ पे कंपनी अपने जो प्राइसेस बढ़ाएगी, एंड क्या हम यहाँ पे बढ़ते हुए प्राइसेस के कारण क्या हम यहाँ पे डिमांड में एक रिडक्शन आगे चल के देख सकते हैं क्या? तो इसके कारण यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी बनता है मार्केट में, जो कि मार्केट को यहाँ पे नर्वस करता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो रीजन है वो है नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो नेचर है वो यहाँ पे साइक्लिक है। अगर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि इन बिटवीन यहाँ पे कुछ कुछ साल यहाँ पे हमने देखा है कि जो ट्रैक्टर सेल है वो यहाँ पे रिड्यूस करता है। ये होता है बिकॉज यहाँ पे ये डिपेंड करता है ऑन मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर उस साल कैसा हुआ है, कॉस्ट किस प्रकार के हैं, एंड रीजंस लाइक दैट। ये जो रीजंस है ये बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि रेनफॉल कैसा है या फिर कमोडिटी प्राइसेस कैसा है, जो यहाँ पे कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। एंड ये आगे जो नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे हम कैसे देखेंगे वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता हुआ हमें दिख रहा है। अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है या फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि हम आगे चल के यहाँ पे एक वेज इन्फ्लेशन देख सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन देख सकते हैं। इसके कारण हम एक डिमांड में एक बहुत बड़ा रिडक्शन देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर। तो वो भी एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे मार्केट को खाई जा रही है। तो ये सब रीजन देखने के बाद क्या हमें यहाँ पे एस्कॉर्ट्स का जो स्टॉक है वो यहाँ पे हम अगर होल्ड कर रहे हैं तो हमें क्या बेच देना चाहिए, या फिर अगर कोई इन्वेस्टर है जो वांट्स टू इन्वेस्ट, क्या उसको यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कि ये एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए। एस्कॉर्ट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इन्होंने बहुत अच्छा अपना जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज किया है, वो अपना कैपेसिटी भी इंक्रीज करने वाले हैं। कुछ क्वार्टर्स अनसर्टन जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो एस्कॉर्ट्स यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन आता हुआ दिख रहा है। एवरी फॉल में आपको यहाँ पे बाय इन करना चाहिए, एंड अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको जरूर इसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक प्रोपोजिशन बन सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे
देखूं शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर मैं देखूं कि यहाँ FIIs एंड DIIs ने क्या किया है, तो ओवरऑल अगर मैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखूं तो ये धीरे धीरे हमें बढ़ता ही होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर क्वार्टर। तो अगर मैं मार्च 20 में देखूं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 29.3 पे था, अभी ये अराउंड 31.6 पे जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं लास्ट क्वार्टर देखूं तो ये नंबर 30.9 पे था एंड अब ये 31.6 पे जाता हुआ दिख रहा है। तो यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इस स्टॉक पे बहुत ज्यादा भरोसा है, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरी जरूर देख पा रहे हैं। एंड हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसके लॉन्ग टर्म स्टोरी पे जरूर ट्रस्ट करके यहाँ पे हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एवरी फॉल को हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जैसा ले सकते हैं टू बाय इन मोर। लेकिन ये कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें बिफोर ये बाइंग और होल्डिंग द स्टॉक। आशा करता हूं आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।